अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और हम एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के अंदर पास पेपर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। 2019 का पेपर मैं करवा चुका हूँ, ये 2018 का पेपर है सेकंड ईयर ज़ूलॉजी का। क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टोन फ्रॉम द किडनी एंड यूरिथ्रा दे आर रिमूव बाय। अच्छा, अब हमारे पास किडनीज़ के अंदर जो है वो स्टोन्स बन जाते हैं कभी, और वो कभी कभी पास ऑन होकर यूरिथ्रा में चले जाते हैं, कभी किडनी में ही रहते हैं। तो वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू इन्हें रिमूव किया जाता है? तो बायोप्सी जो है ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी टिश्यू का सैंपल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो उसका सैंपल लेके देखते हैं कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ कितनी एबनॉर्मल है। एक एबनॉर्मल ग्रोथ वो होती है जिसे हम कहते हैं बिनाइन, चैप्टर नंबर 7 के अंदर कैंसर का टॉपिक है। तो उसमें एक मासूम सा कैंसर होता है जिसे बिनाइन कहते हैं, और एक ख़तरनाक होता है जो मैलिग्नेंट कहलाता है। तो वो बायोप्सी से पता लगता है हमें, ठीक है। तो बायोप्सी इज़ नॉट द आंसर। एंडोस्कोपी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर कैमरा जो है, पाइप के अंदर एक कैमरा लगा हुआ होता है, तो उसे मुंह के ज़रिए डालते हैं और देखते हैं कि आपके जो जीआईटी है यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कहीं से ब्लीड तो नहीं हो रहा, या फिर कहीं कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, कहीं कोई चेंजेस तो नहीं आए हुए, ठीक है। तो एंडोस्कोपी भी हमारा आंसर नहीं है, इसका ताल्लुक किडनी से रिलेटेड नहीं है। डायलिसिस का ताल्लुक किडनी से रिलेटेड है, बट डायलिसिस जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर किडनी से वेस्ट रिमूव किया जाता है, किडनी से नहीं सॉरी ब्लड से वेस्ट रिमूव किया जाता है, और मशीन के ज़रिए जो है मशीन से गुजारा जाता है ब्लड को, और इसके अंदर से जो भी वेस्ट है ये उस कंडीशन के अंदर किया जाता है जब किडनीज अपना वर्क फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही होते हैं। तो इसके अंदर स्टोन रिमूवल कुछ नहीं है। लिथोट्रिप्सी वो मेथड है कि जिसके अंदर स्टोन जो है उन्हें ब्रेक किया जाता है शॉक वेव से। शॉक वेव्स भेजी जाती हैं स्टोन को टारगेट करके, और वो जो स्टोन है वो ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक हो जाता है तो फिर वो यूरिन के साथ बाहर आ जाता है। तो लिथोट्रिप्सी जो है ये वो प्रोसेस है ना। जॉइंट्स जो है दे मूव फ्रीली विद रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यू टू। जॉइंट्स जो है ये वो पॉइंट होते हैं कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं। अब कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर मूवमेंट होती है, कुछ पे नहीं होती, कुछ पे मूवमेंट कम होती है, कुछ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाले हैं उनके अंदर इतनी मूवमेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद फ्रिक्शन नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि अंदर एक अदद फ्लूइड मौजूद होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये साइनोवियल फ्लूइड ऑयल की तरह से काम करता है जो कि आप मशीन के अंदर डालते हैं, तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सीलोमिक फ्लूइड जो है ये सीलोमिक स्पेस के अंदर पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी कैविटी होती है, डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी कैविटी होती है, तो वो भरी हुई होती है फ्लूइड से, वो सीलोमिक फ्लूइड होता है। हमारे अंदर ये फ्लूइड नहीं है, क्योंकि हमारी सीलोमिक स्पेस जो है वो एडवांस होकर आपकी थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी बन जाती है जिसके अंदर फ्लूइड नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये जो है हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ब्रेन जो है नहा रहा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, और ब्रेन के अंदर आपको पता है कुछ चेम्बर्स होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं। वो वेंट्रिकल्स भरे हुए होते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। और जो आपकी दो लेयर्स होती हैं, तीन लेयर्स जो होती हैं मेनिंजेस, उसके अंदर एक लेयर होती है जिसे आप एरेक्नॉइड कहते हैं, और एक लेयर होती है जिसे आप पाया मैटर कहते हैं। उनके दरमियान भी CSF होता है। इसके अलावा लिम्फ जो है ये टिश्यू फ्लूइड होता है, जो कि बचा कुछ आपकी सर्कुलेशन में से जो प्लाज्मा निकलता है उसका मेजर चंक जो है वो वापस चला जाता है, लेकिन कुछ जो बच जाता है वो कलेक्टिवली मिलकर लिम्फ बनाता है, ठीक है। तो साइनोवियल फ्लूइड ये जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है। पार्थिनोजेनेसिस स्पेशल टाइप की रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर जो क्या रिक्वायर करती है। अच्छा, पार्थिनोजेनेसिस जो है इसके अंदर ये होता है कि मेल की ज़रूरत नहीं होती। जब मेल नहीं है तो स्पर्म नहीं है, जब स्पर्म नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं है। तो एक ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट स्पर्म एंड विदाउट मेल। तो जब मेल नहीं है, स्पर्म नहीं है, तो सिर्फ एक गैमेट होता है, यानी ओवम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो ओवम के ज़रिए जो है वो न्यू बेबीज जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो ये पार्थिनोजेनेसिस होता है ना। इसी तरह का एक प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के अंदर भी होता है जिसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर एपोमिक्सिस और एनिमल्स के अंदर जो पार्थिनोजेनेसिस है, इट्स द सेम थिंग ना। ईच प्राइमरी oocyte अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू, अभी हमारे पास गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर ये होता है कि मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल्स के अंदर ओवम बनता है, उसे oogenesis कहते हैं। फ़र्क क्या होता है? जो मेल है उसके अंदर एक जो प्राइमरी oocyte होता है उससे आगे जाकर 4 स्पर्म्स बनते हैं, जबकि फीमेल के अंदर जो एक प्राइमरी oocyte होता है उससे आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ एक ओवम बनता है, जबकि बाकी 3 बनते हैं पोलर बॉडीज़, और वो 3 पोलर बॉडीज़ जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो एक सिंगल ओवम बनता है, 4 नहीं बनते। ये डिफरेंसेस के अंदर आपको याद रखना होता है। नाउ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स द राइट एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमारा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ब्रेन का उसे हम सेरिब्रम कहते हैं, और ये डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स के अंदर। एक राइट हाफ होता है जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, और एक लेफ्ट हाफ होता है जिसे भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल कतई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो वो हमारे पास बंडल जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है वो कहलाता है कॉर्पस
कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम बेसिकली राइट और लेफ्ट ब्रेन के दरमियान जो है वो कनेक्शन होता है। बाकी जो है ये सेरिबेलम ये नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, यानी हाइंड ब्रेन के अंदर आता है। ये जो पॉन्स है ये भी हाइंड ब्रेन के अंदर आता है, और ये जो थैलेमस है ये रिले सेंटर होता है, ये ऊपर मौजूद होता है। जो आपका सेरिब्रम है उसके दो हिस्से होते हैं, एक टीलेनसेफेलॉन होता है और एक डायनसेफेलॉन होता है। तो ये जो फोर ब्रेन है उसके दो हिस्से होते हैं, ये डायनसेफेलॉन के अंदर पाया जाता है थैलेमस। ठीक है जी, फंक्शंस इसके मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 के अंदर। माइलिन शीट जो है ये फॉर्म होती है कौन से सेल से? माइलिन शीट जो है ये बेसिकली कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो कपड़े पहने हुए होते हैं, उस कपड़े को हम समझे कवरिंग जो होती है वो माइलिन शीट कहलाती है। अब ये माइलिन शीट कौन बनाता है? तो न्यूरॉन जो है ना ये मेन सेल्स हैं, इनके साथ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के सेल्स आते हैं जो कि न्यूरॉन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, न्यूरॉन को कवर भी करते हैं, न्यूरॉन को जो है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरोग्लिया सेल होता है जो कि न्यूरॉन के अराउंड लिपट जाता है। ये न्यूरॉन है, इसके अराउंड एक न्यूरोग्लिया का सेल लिपट जाता है, तो उससे बनती है आपकी माइलिन शीट। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि माइलिन जो है वो उन न्यूरॉन्स के अंदर भी होती है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और उन न्यूरॉन्स के अंदर भी होती है जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर होते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी होती है और पेरिफेरल के अंदर भी होती है। फ़र्क क्या होता है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसी सेल के ऊपर आपको माइलिन शीट मिल रही है तो वो एक तरह का सेल बनाता है जिसे हम कहते हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, बट मैं बताता हूँ। तो अगर CNS के अंदर यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसी माइलिन शीट की बात हो रही है तो वो ये वाला सेल बनाएगा, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बात हो रही है यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा कहीं पर न्यूरॉन है जिसके ऊपर माइलिन शीट है तो वो बनाता है श्वान सेल। तो श्वान सेल के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं कि माइलिन शीट कौन बनाता है, तो माइलिन शीट श्वान सेल बनाता है, लेकिन कहाँ? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अच्छा, जो चिक का एग है ये किस स्टेज के ऊपर दिया जाता है? तो हमने बात की थी कि कहानी स्टार्ट होती है जाइगोट से, स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं उसके बाद मल्टीपल डिविजन्स होती हैं जिन्हें हम क्लेवेज कहते हैं। क्लेवेज के नतीजे में एक बॉल लाइक बहुत सारे सेल्स बनते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो मोरोला कहलाता है, फिर 2 लेयर वाला स्टेज ब्लास्टुला और फिर 3 लेयर वाला स्टेज गैस्ट्रुला। तो अंडा जो दिया जाता है वो इस स्टेज पे दिया जाता है यानी ब्लास्टुला वाले स्टेज के ऊपर दिया जाता है। तो इससे पहले का जितना भी काम है वो मुर्गी की बॉडी के अंदर होता है, और इसके बाद का जो काम है वो बॉडी के बाहर होता है, जो डेवलपमेंट होती है। नाउ द एम्ब्रियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी ऑफ RBCs एंड हीमोग्लोबिन कॉजेज दिस डिजीज़। तो इन्होंने पूछा भाई वो कौन सी बीमारी है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन ख़राब होता है जिसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं। तो भाई ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर टॉपिक है। पॉलीडेक्टाइली जो है ये वो एबनॉर्मेलिटी होती है कि जिसके अंदर डिजिट्स जो है ना वो 5 से ज़्यादा होते हैं। जो आपके हाथ की उंगलियां हैं या फिर जो पैरों की उंगलियां हैं वो 5 से ज़्यादा होंगी तो वो पॉलीडेक्टाइली कहलाता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया, कार्डिया जो है वो हार्ट को कहते हैं, डेक्स्ट्रोराइट को कहते हैं। तो ये इसके अंदर जो हार्ट है वो राइट साइड के ऊपर पाया जाता है। तो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू ब्लड और दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द हीमोग्लोबिन। टर्नर सिंड्रोम जो है ये क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी है। एक क्रोमोसोम इन खवातीन में कम होता है, 46 के बजाय 45 क्रोमोसोम होते हैं। तो इनके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, ये स्टेराइल होती हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये तीनों प्रॉब्लम जो है ये हीमोग्लोबिन या ब्लड से रिलेटेड नहीं है। सिकल सेल एनीमिया, नाम से ही जाहिर हो रहा है एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, ठीक है। तो एनीमिया जो है और सेल भी आ रहा है, रेड ब्लड सेल आ गया, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर ये होता है कि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है, और इस हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होने की वजह से जो सेल है रेड ब्लड सेल वो सर्कुलर से जो है वो सिकल शेप हो जाता है, ठीक है, सिकल शेप हो जाते हैं, और फिर ये जाकर जो है वो फंस जाते हैं छोटी कैपिलरीज के अंदर, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। नाउ द नॉन कोडिंग पार्ट, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, इंट्रॉन कहते हैं, ये 2019 में भी आया है। ये जो है वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है। जो कोडिंग पार्ट होता है वो बेसिकली एक्सॉन होता है। कोडॉन किसे कहते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो कि मैसेंजर RNA के ऊपर पाया जाता है, जिसको आपका राइबोसोम पढ़ता है, वो कोडॉन है। और पढ़ने के बाद वो जिस ट्रांसफ़र RNA को बुलाता है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा होता है, ये ट्रांसफ़र RNA, इसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ है, और इसके नीचे ये 3 जो है ना न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ये एंटी कोडॉन कहलाता है। तो कोडॉन मैसेंजर RNA पे होता है, एंटी कोडॉन ट्रांसफ़र RNA के ऊपर होता है। ना ये डायग्राम किसकी है? तो ये सिलेंडर आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर ये 1 2 3 4 ये न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एक सिलेंडर है। ये बेसिकली स्केलेटल मसल का एक मसल फाइबर है। तो स्केलेटल मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये इनका फीचर है। और स्मूथ मसल के अंदर जो होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं और स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है, इस शेप का होता है और यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। बाकी कार्डियक मसल्स जो हैं इनके आपके डिफरेंट तरह के होते हैं।
ये वो होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक शीट की तरह के होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इन्हें एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है और इनके दरमियान जो है वो जंक्शंस मौजूद होते हैं। बाकी एपिथेलियल टिश्यू डिफरेंट तरह के होते हैं। सो ये डायग्राम जो है स्केलेटल मसल की है। नाउ दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह है कि जो टेम्परेचर है वो मुसलसल जो है वो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। हर साल जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, जो सन से हमारे पास रेज आती हैं, हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये एयर जो है हमारा मौजूद है, यानी ये एटमॉस्फेयर है, एयर का जो मिक्सचर मौजूद है, गैसेस का जो मिक्सचर मौजूद है वो ये है, ठीक है, ये सरफेस से यहाँ तक, और ये हमारे पास सन है। तो सन से जो रेज आती हैं, ठीक है, कुछ तो टकरा के वापस चली जाती हैं और कुछ अंदर जाती हैं सरफेस तक, और टकराने के बाद जब वापस जा रही होती हैं तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उन्हें वापस जाने नहीं देती, वो उन्हें दोबारा अर्थ की तरफ भेज देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली सन से आने वाली रेज को ट्रैप करती है। तो जब रेज बाहर नहीं जाएंगी तो प्लांट जो वो रेज जो है ना वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा रेज जो है वो वापस नहीं जा सकेंगी और उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। नाउ दिस एंजाइम एक्ट लाइक अ सिजर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर करते क्या है कि दो सोर्सेज से डीएनए को कंबाइन करते हैं और एक नया डीएनए बनाते हैं, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो उसके लिए करना ये होता है कि एक मेन डीएनए होता है, ठीक है, जो कि आपका ये प्लाज्मिड है, और एक दूसरा आपको डीएनए निकालना है किसी से। तो आपको कुछ कैंचियाँ चाहिए होती हैं जिन्हें आप सिजर्स कहते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं। ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए में जाकर कट लगाते हैं। तो यहाँ पे कट लगा देगा, ठीक है, इस हिस्से को हटा देगा। ये हमारे पास अगर इंसान का डीएनए है इसमें यहाँ पे कट लगा के ये हिस्सा निकाल लेगा। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये कहलाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नॉर्मली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं वायरस से बचने के लिए। रिस्ट्रिक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वायरस की जो हरकतें उन्हें रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहलाते हैं। तो एंजाइम्स हमने ले लिए बैक्टीरिया से और हमने यूज़ करना शुरू कर दिए लैब के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अच्छा, लाइगेज क्या होता है? लाइगेज वो एंजाइम होता है, अब जब आप ये टुकड़े काट लेंगे तो जब इन्हें जोड़ना होगा तो उसके लिए भी एक एंजाइम काम आता है जो कि बॉन्ड्स बनाता है। तो ये डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो कि पॉलीमर बनाता है। अगर आरएनए बनाने वाला होगा तो आरएनए पॉलीमरेज कहलाएगा, अगर डीएनए बनाने वाला होगा तो डीएनए पॉलीमरेज कहलाएगा। ठीक है जी। द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन, यूरिन के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ क्या होती है? तो सिंपल है, वाटर होता है। 95% यूरिन के अंदर वाटर होता है और बाकी जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ना माइक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली एक ऐसी कंडीशन है, ये पूछ रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है। तो माइक्रोसेफेली जो है ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। माइक्रोसेफेली के अंदर होता यह है, ये स्केलेटन से रिलेटेड एब्नॉर्मेलिटी है। इसके अंदर होता यह है कि जो हेड है वो बाकी बॉडी के हिसाब से छोटा होता है। तो कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कोई एब्नॉर्मेलिटी हमें देखने को नहीं मिलती, ब्रेन नॉर्मल फंक्शन करता है। और कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है कि ब्रेन जो है वो हेड इतना ज़्यादा छोटा है कि ब्रेन प्रॉपर्ली ग्रो ना कर सके, तो कुछ आपको डेफिसिट्स नज़र आए। तो माइक्रोसेफेली जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन्स में एब्नॉर्मेलिटी की वजह से होता है, पैदाइश के वक्त ही होता है ये। तो मेल न्यूट्रिशन से नहीं होता, ग़िज़ाइयत की कमी से नहीं होता, बाकी ये इन्फेक्शस नहीं है, ठीक है, बैक्टीरिया या फंजाई कॉज नहीं कर सकते। ना नाइट ब्लाइंडनेस जो है, ये पिछली वीडियो के अंदर भी बात हुई थी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जब होगी तो उसकी वजह से ये होगा कि रात में देखने में जो है वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि विटामिन ए जो है वो ज़रूरी होता है आपकी जो आईज़ के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं जिन्हें आप रॉड्स कहते हैं, रॉड्स की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। रॉड्स वो हैं जो कि आपको डिम लाइट के अंदर देखने में हेल्प करते हैं, और कोन्स वो हैं जो कि आपको कलर लाइट के अंदर जो है वो देखने में हेल्प करते हैं। तो कलर लाइट को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डिम लाइट वाले हैं रॉड्स, उन्हें फ़र्क पड़ेगा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो है वो स्कर्वी होता है, जिसमें जो है वो ब्लीड कर जाते हैं गम्स। और जो आपकी कोलेजन है जो कि बोन के अंदर पाई जाती है और कार्टिलेज के अंदर पाई जाती है, ब्लड वेसल्स में भी पाई जाती है। कोलेजन जो है एक तरह की प्रोटीन होती है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो कोलेजन जो है ना फिर वीक हो जाती है। विटामिन के जो है इसकी कमी की वजह से ब्लीडिंग होती है, क्योंकि विटामिन के जो है ये आपकी क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग करवाते हैं उन्हें एक्टिवेट करने में हेल्प करता है विटामिन के। ठीक है। क्लोन कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी को, तो वो रिजेंबल करता है कैसे? जब आप क्लोनिंग करते हैं तो एक नेचुरल क्लोनिंग होती है, एक आर्टिफिशियल नेचुरल क्लोनिंग वो होती है जो खुद से होती है। एक बच्चा पैदा होना था लेकिन उसके जो सेल्स थे वो कुछ अलग हो गए
और अलग जाकर इम्प्लांट हो गए तो वो 2 बच्चे पैदा हो गए, तो ये नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं। बाकी आर्टिफिशियल क्लोनिंग का प्रोसेस मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी का किसी का जो है वो न्यूक्लियस लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पूरे क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस लिया और जिस भी ऑर्गेनिज्म का आप क्लोन बना रहे हैं उसी स्पीशी का किसी फीमेल का एग लेते हैं और एग में से न्यूक्लियस हटा देते हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो ये जाइगोट की तरह बिहेव करता है क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब जो क्लोन बनेगा वो उसके जैसा बनेगा जिसका डीएनए है, यानी जिसका न्यूक्लियस है उसके जैसा बनेगा। तो जिसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, जो आपका क्लोन बनता है, वो उसी के जैसा बनता है। नाउ दिस वेस्टिजियल ऑर्गन इज नॉट फाउंड इन मेन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि जिसके अंदर पाए जा रहे हैं उनमें कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो फंक्शनलेस स्ट्रक्चर्स ये होते हैं, लेकिन यही स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो कॉक्सिक्स जो है ये बेसिकली हमारी टेल बोन है। इंसानों के पास टेल नहीं होती, दूसरे एनिमल्स के पास टेल होती है, और वो टेल जो मूव करते हैं वो इसी कॉक्सिक्स की मदद से करते हैं। हमारे अंदर ये स्टिल मौजूद है, हालांकि हमारे पास टेल मौजूद नहीं है। तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के जो पहला पार्ट होता है, जैसे सीकम कहते हैं, उससे निकल रही होती है एक फिंगर लाइक ग्रोथ। तो ये अपेंडिक्स जो है इसका हमारे अंदर फंक्शन नहीं है, अभी तक तो हम साइंस को नहीं पता कि कोई फंक्शन है या नहीं। तो हर्बीवोर्स जो है उनके अंदर यहाँ पर सेलुलोज की डाइजेशन होती है, तो उनके अंदर फंक्शन है। एयर मसल जो है, हमारे जो एयर हैं, जो एक्सटर्नल एयर है हमारे पास, वो किसी काम का नहीं है। दूसरे एनिमल्स जो हैं वो इसे यूज़ करते हैं साउंड वेव्स को गैदर करने के लिए, हमारे तो मूव भी नहीं करते, कुछ एबनॉर्मल लोग मूव कर सकते हैं ये। तो ये तीनों जो है हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये मौजूद है हमारे पास। आईलिड जो है ना, ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। आईलिड हमारे पास फंक्शनल है, ये आइज को कवर करने के काम आता है, तो दिस इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। किसी और एनिमल के अंदर ये वेस्टिजियल होगा, लेकिन हमारे अंदर ये वेस्टिजियल नहीं है, हमारे अंदर ये फंक्शनल है। लेमार्क्स थ्योरी इज बेस्ड, ये पहले भी आ चुका है, नेचुरल सिलेक्शन जो है ये लेमार्क थ्योरी का पॉइंट नहीं है, ये डार्विन की थ्योरी का पॉइंट है। सो दिस इज इट, ये 2018 का पेपर है, इसके क्वेश्चन जो है यहाँ पर ख़त्म होते हैं।